नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। सभापति महोदया, खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए जिससे वे लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से ऋण लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है तब से बैंक बिल्कुल ठप हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहां काम बिल्कुल ठप है। चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री यहाँ बैठे नहीं हैं। जिस कमेटी में वे हैं उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से वायदा किया गया है उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कम कीजिए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना यह जो कागज़ों पर है इस पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और भू रिकॉर्डों में दर्ज नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह रिकॉर्ड न होने से मालिक बनने से वंचित हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है। सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियाँ हैं। वह IAS अफसर भी बनकर नौकरी और जिम्मेदारी भी करता है। उसी परिवार का एक व्यक्ति संसद सदस्य बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है। किंतु दूसरी ओर इस देश में गरीब खेत मजदूर हैं जिनको कोई अधिकार नहीं, जिनकी इस देश में कोई जमीन नहीं। ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि आपने निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। आपने उनको वोट देने का तो अधिकार दिया लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के लोगों को सहयोग करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चार दीवारी में बंद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहां की तहां हैं, निरक्षरता के अंधकार में हैं। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलाएगा। इस प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहाँ सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं हैं जिस प्रतिशत से उनको यहाँ होना चाहिए। मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, परंतु मैं एक आम बात कह रहा हूँ जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है।
यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उपादान की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज़्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊँगा। पहली बात यह है कि हर व्यक्ति जानता है कि देश के हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे संबंधी समिति से एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। संयोगवश इस समिति की अध्यक्ष, इस समिति की सदस्य सचिव वीणा मजूमदार थी, जिनके विचार वामपंथी थे, किंतु इससे उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई कि देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या जरूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि न तो महिलाओं की समानता के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता और न ही कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते हैं जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्थायी तंत्र न हो जो इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसके समुचित अधिकार और पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों। इसीलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। सच यह है कि इस विधेयक में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु मैं बेहिचक अपने मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूँगा जो दूसरी सभा में हैं, और साथ ही प्रिय बहन उषा को भी बधाई देता हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, अब आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्यों से इसे आज ही आवश्यक संशोधनों सहित पारित करने की अपील करता हूं। भविष्य में और भी संशोधन किए जा सकते हैं, यह और बात है। मेरा उनसे जोरदार आग्रह है कि वे इस मामले में सहयोग दें। जहां तक हमारा संबंध है, हम अर्थात अधिकांश लोग और विशेषकर महिलाएं यह चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति संपन्न तंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा निर्भय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। विराम। तो दोस्तों, बार बार अभ्यास कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।